रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ अरमला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी और वीकेंड आपका बहुत बेहतरीन गुजरा होगा। वीकेंड पे नॉर्मली बहुत सारे लोगों को घर पे बहुत सारे काम होते हैं, कुछ लोगों ने फैमिली गेट टुगेदर्स में जाना होता है, तो अब चूँकि गर्मी आ रही है, मुझे लगता है ज़्यादा लेज़ी वीकेंड्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि गर्मियों के अंदर ना कहीं आपका दिल कर रहा होता है जाने का, ना आपका दिल कर रहा होता है कि कोई आए। सो ये वाले सिनेरियो में आई होप योर वीकेंड वाज वेल स्पेंट और मेरा भी कुछ ऐसे ही गुजरा, मिला जुला सा, मतलब कुछ काम था, कुछ सुस्ती थी, ऐसे ही चलता है वीकेंड। तो अच्छा जी, खबरें हैं, आपको पता है एज़ यूजुअल हम कुछ ना कुछ आपको बताते ही रहते हैं, सुबह सुबह अच्छी खबरें देने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अच्छी खबरें ढूंढनी पड़ती हैं और बुरी खबरें सामने आ जाती हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि लड़कियों के लिए जी फ्री मोटर बाइक्स लाने का ऐलान किया है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने। उन्होंने कहा है जी कि हम फ्री मोटर बाइक स्कीम लेकर आ रहे हैं बच्चियों के लिए। अब वालिदैन से गुजारिश है कि वो बच्चियों को मोटर बाइक्स चलाने दें। वैसे दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और आप जैसे जैसे हम रोड पे जाते हैं खुद भी, और मैं मतलब जब आना जाना होता है कहीं भी, तो आई ऑब्जर्व कि अब लड़कियाँ हों, बच्चियाँ हों, वो रोड्स के ऊपर में बाइक्स या स्कूटीज चलाती हुई नज़र आती है, एंड दैट्स वेरी इंकरेजिंग। बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आई रिमेंबर हम जब कॉलेज जाते थे या यूनिवर्सिटी जाते थे, अगर हम स्कूल वैन्स या कॉलेज वैन्स के अलावा हमें बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि अगर हमने कहीं कम्यूट करना है, हमने ऑफ मतलब यूनिवर्सिटी जाना है, कॉलेज जाना है, तो आप किसी ना किसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, चाहे वो भाई है, आपके वालिद हैं। सो अब अगर बच्चियों के अंदर ये कॉन्फिडेंस आ रहा है कि वो बाइक्स के ऊपर या इलेक्ट्रिक बाइक्स या स्कूटीज़ के ऊपर घरों से निकलें और जाएं, और स्कूल कॉलेज के लिए उनको स्ट्रगल ना करनी पड़े या किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े, तो इट्स वेरी गुड। ये अगर नई स्कीम आ रही है और ख़वातीन के लिए आ रही है, बच्चों के लिए आ रही है, देन इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। सो मैंने सोचा सुबह सुबह ये अच्छी खबर आपको दे दें। लेकिन उसके साथ साथ जी कुछ सियासत के अंदर भी खबरें होती हैं, आपको पता है, और आजकल तो गंदम का जो मामला है वो बहुत ज़्यादा संगीन नौयत का है, उस पर बहुत सारी बातें भी हो रही हैं, तज्ज़ी भी हो रहे हैं, सवालात भी उठ रहे हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी ने बिलाखिर जी वफाकी हुकूमत में असूली तौर पर शमूलियत का जो कह रहे फैसला कर लिया, और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए तो अपने गवर्नर्स भी लगाकर आइनी ओहदे हासिल कर लिए हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो नून लीग भी पीपल्स पार्टी को हुकूमत के अंदर लाने के लिए जो कह अपने साथ मिलाना चाहती है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो महंगाई है या दीगर इल्ज़ामात है, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इसके बोझ तले में जो दबी मुस्लिम लीग नून है, उन इल्ज़ामात में पीपीपी को भी कहीं ना कहीं शामिल करना चाहती है। ये सवाल है, ये मेरा तज्ज़िया नहीं है। दूसरी जानिब जी, जरदारी साहब ने पार्टी चेयरमैनशिप से इस्तीफ़ा देकर आसिफा भुट्टो जरदारी को चेयरमैनशिप दे दी है। और क्या आसिफ अली जरदारी साहब जो बहुत पक्के खिलाड़ी माने जाते हैं सियासत को लेकर, क्या वो सियासत से रिटायरमेंट इख्तियार कर रहे हैं, या वो पीछे हटकर या पीछे बैठकर सियासी की जो चेयरमैनशिप के हवाले से जो उन्होंने आसिफा भुट्टो जरदारी को दी है उसको कंट्रोल करेंगे? कहीं ना कहीं ये भी एक सवाल है। और दूसरी जानिब हुकूमत के लिए जो गंदम बहरान है वो एक सर दर्द बना हुआ है, इसके बहुत सारे मसाइल हैं, क्योंकि किसान बेचारे सड़कों के ऊपर हैं, और ये पहली दफ़ा नहीं है, इससे पहले भी पिछली हुकूमत की बात की जाए या उससे पहले बात की जाए, किसानों को कहीं ना कहीं बेचारों को सड़कों पे आना पड़ता है अपने मुतालबात के लिए। तो ज़राई पॉलिसीज़ जो हैं किसान को कभी फ़ायदा नहीं देती हैं, और ऐसे में उनका सड़कों पे आना कितना बड़ा सवालिया निशान है कि जो एक तबका जो आपकी ज़राई सिस्टम को एक बहुत ज़्यादा उसमें कंट्रीब्यूशन रखता है, उसको रोड्स पर आना पड़ा है अपने मुतालबात को मनवाने के लिए। सो ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और जो निगरान हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम डल रहा है उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन तज्ज़ियाकार मारिया मेमन साहिबा मौजूद है। थैंक यू वेरी मच मारिया फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो हम आपको वेलकम कहेंगे, बहुत शुक्रिया कि आपने गुड मॉर्निंग पब्लिक में हमें ज्वाइन किया। मारिया, ये जो पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत के अंदर शमूलियत का बाकायदा या असूली तौर पर फैसला किया है, आपको लगता है कि ये फैसला बिलावल भुट्टो जरदारी का है, और इससे जो पीपी की साख है उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, इस पर भी कोई सवाल उठ सकता है? देखिए जी, इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो तमाम फैसले हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के तो नहीं है बराह रास्त। जरदारी साहब इस वक्त फ्रंट सीट पे हैं, तमाम पॉलिटिक्स वो देख रहे हैं, तमाम जो नेगोशिएशंस हैं वो देख रहे हैं, काबीना का हिस्सा बनना है या नहीं बनना, उसमें बिलावल वजारत लेंगे या नहीं लेंगे, ये सारे फैसले आसिफ अली जरदारी साहब के होंगे। और उन्होंने ये भी सोच के चलना है कि अभी पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा तो है, लेकिन फ्यूचर की जो सियासत करनी है उसको किस तरह से आगे लेके चलना है। तो इस वक्त मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मामलात जरदारी साहब के हाथ में है। सो अगर उनको वो फैसला कर लेंगे कि काबीना में बिलावल साहब ने बैठना है, तो फिर वो
वजारत ले लेंगे। सो अभी ये मामला जो है वो तय होने हैं। जाहिर सी बात है पीएमएलएन ने उन्हें अप्रोच किया है, पीपल्स पार्टी से हम पूछे तो वो तो उसकी भी वाज़ेह तौर पे तरदीद करते हैं। हम्म। वो कहते हैं सीईसी बैठेगी, फैसला करेगी, उसके बाद हम बताएंगे। बिल्कुल। लेकिन जस्ट द शेयर फैक्ट कि ये चहमगोइयां हो रही हैं, ये ऑफर की गई है, इसको आउटराइटली रिजेक्ट नहीं किया गया है। इट्स वेरी वेरी सेफ टू अज्यूम के पीपल्स पार्टी बहुत जल्द शायद विफाकी काबीना में वापस आ रही है। ना सिर्फ विफाक के अंदर बल्कि पंजाब के अंदर भी शायद हम उनको किसी हद तक देखें कि एडजस्ट किया जाए। ठीक हो गया, ना सिर्फ वफाक बल्कि पंजाब के अंदर भी आप कह रही हैं कि एडजस्ट किया जाए, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। अच्छा, नून लीग की हुकूमत को डेफिनेटली चैलेंजेस तो दरपेश हैं, एक महंगाई बहुत बड़ा मसला है, दीगर इंतजामी अमूर के हवाले से बात की जाए तो चैलेंजेस तो हैं। आपको आपके ख्याल में क्या नून लीग जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपने साथ मिलाना चाहती है या शमूलियत के हवाले से वो भी विलिंग नज़र आ रही है, सो उसमें कहीं ये तो नहीं है कि इन सारे चैलेंजेस को कहीं ना कहीं डिवाइड किया जाए, उसका जो इल्ज़ाम आ रहा है एक हुकूमत के ऊपर? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस ये यूनिक पोजीशन में है कि वो जिसका इस वक्त साथ देगी हुकूमत वो बनाएगा। सो पीएमएलएन जाहिर सी बात है अपने इस पूरे मामले के अंदर पीपल्स पार्टी को मजीद शराकत दारी देना चाहती है कि चैलेंजेस अभी आगे मजीद बढ़ेंगे। इकोनॉमी का चैलेंज भी है, सियासी चैलेंजेस भी हैं। आगे बढ़ के दो बड़े अहम फैसले इस हुकूमत ने मजीद करने हैं। अगले साल की जो कुछ तैनातियां हैं वो भी देखनी है। इस पूरे टेन्योर के दौरान क्या ये तसलसल होगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर या यहाँ पर भी हम देखें कि कोई तब्दीली होगी। तो बहुत सारे फैसले हैं जो इस सियासी हुकूमत ने करने हैं और शायद उसका भी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हिस्सा बनाना चाहती है। और जनरली वो ये समझते हैं कि इन पूरे इश्यूज के ऊपर जरदारी साहब को वो एज ए एलाई देखते हैं। और जब सियासत होनी है बाद में तो उसके अंदर जो भी सियासी फैसले होंगे उसकी जिम्मेदारी वो कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी के ऊपर डालने की कोशिश भी करेंगे। 18 माह की हुकूमत के अंदर बड़े ज्यादातर उसका नजला पीएमएलएन के ऊपर गिरा। पीपल्स पार्टी को मोर और लेस उतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन पीएमएलएन की ख्वाहिश होगी कि जो सियासत में खास तौर पे आगे अहम फैसले होने हैं उसके अंदर शराकत दारी पीपल्स पार्टी की भी हो। ठीक हो गया। अच्छा मारिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पीपीकी की हम बात कर रहे हैं, आसिफा भुट्टो जरदारी को चेयरमैनशिप के लिए जरदारी साहब ने आगे किया है और जाहिर है वो रिटायर होने जा रहे हैं। इस हवाले से आपको क्या लगता है, या फिर पीछे बैठ कर वही इस सारे मामले को चलाएंगे, ये सियासत वही करेंगे लेकिन सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर उन्होंने उनको आगे किया? जी अरबला, वो जरदारी साहब रिटायर क्यों होंगे? वो तो फ्रंट फुट के ऊपर इस वक्त सदारत के महल के अंदर बैठे हुए हैं। तो वो तो बिल्कुल भी इस वक्त जो है रिटायर होने की बात नहीं कर रहे। वो अपनी सियासत की आखिरी इनिंग्स खेल रहे हैं और उसको वो बतौर सदर अगर रिटायर होंगे तो ठीक है, एक पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह के तौर पे ये एक मुनासिब, एक अच्छी रिटायरमेंट प्लान होगा। इसके अलावा जो मौरूसी सियासत है, देखिए पाकिस्तान के जो नौजवान ने तो बड़ा वाजे तौर पे अपने वोटिंग पैटर्न से इस दफा बता दिया कि मौरूसी सियासत की जगह कम हो रही है। मैं मैक्सिमम एक और इलेक्शन इसके बाद तो हमें नजर नहीं आएगा कि जस्ट बिकॉज आप किसी के बेटे हैं, किसी की बेटी हैं तो उस बिना पे लोग आपको वोट देंगे। लोगों का मूड बदल चुका है, ट्रेंड बदल चुका है अरमला। इसके साथ लोगों का मिजाज बदल चुका है। वो अब इस तरह से वोट देने पे तैयार नहीं होंगे और मजीद नया वोटर आ रहा है तो वो बेजार है इन सब चीजों से। उन पार्टीज को अपने आप को रीइन्वेंट करना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा क्राइसिस आएगा आगे जाके अगले इलेक्शंस के अंदर। इसके बारे में अगर शायद वो अभी गौर करें या ना करें, बिकॉज डे टू डे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स होती है, हर 3 से 6 महीने की स्ट्रैटेजी बनती है। इतना लॉन्ग टर्म कौन सोचा करता है। लेकिन हम एक बड़े इंटरेस्टिंग इस वक्त मौके पे हैं जहां पे एक जनरेशनल शिफ्ट आ रहा है और यकीनन सियासी जमातों को ये सोचना होगा कि वही पुराने चेहरे, कोई आपकी रिश्तेदारी हो या जिसको नेपोटिज्म का कहा जाता है, उसकी बेसिस पे सियासत के लिए अब वो कबूलियत नहीं है पाकिस्तान की नौजवान नस्ल के अंदर। अनफॉर्चुनेटली अब जो बात आपने की कि शायद मजीद एक और इलेक्शन हमें ट्रेंड बिल्कुल शायद यकसर तब्दील भी हो सकता है, वी नेवर नो। अच्छा मारिया, अनफॉर्चुनेटली जो गंदम का बहरान है, ये कोई हम पहली दफ़ा इस पे बात नहीं कर रहे हैं। अब हमारा जो किसान है वो अपने मुतालबात को मनवाने के लिए, अपने राइट्स को मनवाने के लिए रोज़ के ऊपर आता है और अभी जो गंदम बहरान चल रहा है इसके ऊपर भी जो मौजूदा हुकूमत है वो सारा मलबा निगरान हुकूमत के ऊपर डाल रही है। और इस आपको लगता है कि मौजूदा हुकूमत जो इसमें PMLN के हवाले से हम बात कर रहे हैं, इनकी कोई गलती नहीं है और वाकई जो सारा कुछ ये क्राइसिस हमें देखने को मिल रहा है, ये निगरान सेटअप की कोई नेग्लिजेंसी थी? देखिए
कुछ दिनों पहले मैं रिसर्च कर रही थी, 2011 से की खबर हमने निकाली, उस वक्त भी मुल्क के अंदर गंदम का बहरान था। या उसके बाद आप देखें हर साल गंदम कभी ज्यादा है, कभी कम है, कभी इंपोर्ट हो रही है, कभी एक्सपोर्ट हो रही है, कभी सूबों में बहरान है, कभी विफाक में बहरान है। एक ज़रई मुल्क या जहाँ पे इतनी हुकूमतें आई हुई पिछले 10 सालों के अंदर, इतने वज़राए आज़म आए इतने 10 सालों के अंदर, लेकिन एक चीज कांस्टेंट है सब में, और वो है गंदम का बहरान। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट हो, उसमें भी गंदम का बहरान आता है। तो एक चीज के बारे में बहुत कंसिस्टेंट है, वो ये कि हमने मिसमैनेज करना है, और किसी ना अनफॉर्चुनेट। किसी की जेब में ये पैसा जाना है, और वो कीमत निकाली जानी है अवाम की जेब के अंदर से। तो ये खाली एक हुकूमत का डिलेमा नहीं है जी, ये पाकिस्तान के जो एलीट कैप्चर है, ये उसकी एक बड़ी क्लासिक एग्जांपल है। क्योंकि मामला प्ले अप ज्यादा हो रहा है, किसान इसको बड़ा ही ज्यादा रेजिस्ट कर रहे हैं, इस वजह से हमें ये हाईलाइट होकर ज्यादा पता चल रहा है कि असल मसला क्या है। क्या है? लेकिन गुज़श्ता 10, 11, 12 साल से, और शायद उससे भी पहले, क्योंकि अगर आप रिसर्च करें, मैंने तो 2011 ऑनवर्ड्स थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा है, ये कंसिस्टेंटली बहरान रहता है। उम्मीद करते हैं इस रिपोर्ट के नतीजे में कुछ फर्क पड़े, लेकिन अगेन अगले साल होपफुली हम इन दिनों में ये बातें ना कर रहे हो कि फिर गंदम इंपोर्ट ज्यादा हो गई, एक्सपोर्ट ज्यादा होगी, बहरान है, या किसान सड़कों पे है। इस मुल्क में तो जो किसान को तो डंडे भी पड़ते हैं जी। ये कैसा जरी मुल्क है, ये समझ से बाहर है। दैट्स सो अनफॉर्चुनेट। थैंक यू वेरी मच मारिया मेमन हमारे साथ मौजूद थी, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार। मौजूदा जो गंदम बहरान है, इसमें जो नेग्लिजेंस है, उसके ऊपर भी बात कर रही थी, और उसके साथ जो सियासी ट्विस्ट आ रहे हैं उस पर भी अपना उन्होंने कमेंट दिया। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद वापस आ गए जी। सियासत के हवाले से भी बात की, गंदम बहरान का एक बार फिर जिक्र करेंगे कि ऑब्वियसली हम इस ज़रई मुल्क के हवाले से बात करें जिसमें किसान को सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। और ये पहली दफ़ा नहीं है, इससे पहले भी माजी के अंदर हमने देखा है कि किसान को अपने मुतालबात हो, उनकी मंजूरी के लिए रोड्स पर निकलना पड़ता है, और उसके बावजूद कहीं ना कहीं वो मामलात किसी बेहतरी की जानिब जाने की बजाय हर साल कुछ ना कुछ वर्स्ट केस सिनेरियो हमें देखने को मिलता है। हमारे साथ इस वक्त बात की जाए तो सीनियर सियासतदान है, साबिक वफाकी वजीर है, दानियाल अजीज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया दानियाल साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो इस गंदम बहरान के हवाले से हम बात करें। अनफॉर्चुनेटली किसान एक बार फिर सड़कों के ऊपर है, और वही बात कि मौजूदा हुकूमत, निगरान हुकूमत के ऊपर इन तमाम तर जो मसाइल हैं या इस बहरान है उसका मलबा डाल रही है। क्या कमेंट करेंगे आप? जी, इसमें दो बातें तशवीशनाक हैं। एक तो ये है कि जो पहली ग्रेन की शिपमेंट थी वो सितंबर के 8 तारीख या गालिबन 14 तारीख को यहाँ पर पहुँच गई थी कराची। तो इसमें कम से कम जो है 20-25 दिन लगते हैं ये प्रोसेसिंग में, एलसी खुलवाना, डील पक्की करवाना, और ये सब कुछ वहाँ से प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन करवा के उसको भिजवाना। जी। तो जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो तो 14 अगस्त को हलफ उठाया था उन्होंने, तो यकीनन उन्होंने भी अप्रूवल दी होगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये पहले से काम तैयार हो रहा था, ये जेबें गरमाई जा रही थी, सब कुछ तैयार हो रहा था, और फिर आके अब केयर टेकर गवर्नमेंट पे डाल दिया गया। इसका दूसरा सबूत ये है कि जब फरवरी की 8 तारीख को इलेक्शन हुआ और फरवरी के एंड में नई गवर्नमेंट मार्ज़े वजूद में आ गई, तो उनकी पहली मीटिंग में, जो कि सिर्फ फरवरी की 28 तारीख तक इंपोर्ट्स होनी थी, इन्होंने तोसी करके उसको मार्च की 31 तारीख तक कर दिया, जो कि कभी पहले नहीं हुआ। और हैरानगी आपको ये होगी कि मार्च के महीने में जो सबसे ज्यादा इंपोर्ट थी वीट की टनेज के हिसाब से, वो मार्च के महीने में हुआ है, जबकि उसको होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि फरवरी 28 कट ऑफ टाइम था। तो यहाँ से ये सबूत मिलता है कि पहले भी और बाद में भी इसकी फैसिलिटेशन जो है ये सारी की सारी पीडीएम ने और आजकल की नून हुकूमत ने और पिछली की नून हुकूमत ने की है। ठीक है। अच्छा दानियाल साहब, जिस तरह से आपने खुद भी बात की कि दो के निगरान सेटअप का भी इसमें रोल हो सकता है, लेकिन बात अब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के हवाले से भी आ रही है, और उन्होंने एक स्टेटमेंट में कहा भी कि ब्यूरोक्रेसी के हवाले से भी कि उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं ये करप्शन को हमें रोकना है। और ये इसके बावजूद कि उनको 25-25, 30-30 लाख रुपया तनख्वाहें दी जाती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली करप्शन को वो इस तरह से रोक नहीं पाए। और ये जो गंदम बहरान है, ये माजी में भी हमने देखा और अब भी हम देख रहे हैं कि इस पे जो मलबा है या इसमें जो नाम आ रहे हैं मौजूदा हुकूमत के भी लोगों के हैं और निगरान सेटअप के लोगों के भी हैं।
जी बिल्कुल, और ये पहली मर्तबा नहीं हो रहा, लेकिन जो तशवीशनाक बात है वो ये है कि जब ये इंपोर्ट्स आ रही थी और ये यहाँ पर डॉकिंग होके तो अप कंट्री शिप हो रही थी, तो फिर गंदम की कीमत को क्यों रोका गया ऊंचे रेट पे? यानी जो गवर्नमेंट के पास स्टॉक्स थे वो क्यों नहीं उन्होंने मार्केट में रिलीज करवा के तो इक्वल करवाए? तो बिल्कुल। इसमें इन्होंने जो है मुनाफाखोरी जो है ये यहाँ पर हुई है गवर्नमेंट की आशीर्वाद से, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपने रिलीज नहीं किए स्टॉक्स, इस तरह से मार्केट में कीमत ज्यादा रही, बाहर की इंपोर्ट प्राइस कम थी और वो मार्जिन जो है वो फिर इंपोर्टर्स को मिला और सबको जो है जेबें गरमाई गई हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो करप्शन का मामला है, ये इस वाहिद स्कीम या इस गंदम बहरान के हवाले से हम बात ना करें, हुकूमत की जानिब से जब भी कोई इस तरह की स्कीम लाई जाती है, फिर अगली हुकूमत आती है, वो करप्शन का इल्ज़ाम लगाती है और फिर निगरान सेटअप में मलबा डालने की कोशिश की जाती है। सो ये सिस्टम ओवरऑल डैमेज हो रहा है दानियाल साहब, और ये हुआ भी है, पिछले कई दहाइयों से हम देख रहे हैं। इसका कोई ना कोई सोल्यूशन तो होना चाहिए कि एक किसान जो इतनी मेहनत करके पूरा साल उस पर काम करता है और फिर जब उसके मुनाफे का या उसको उसके रिवॉर्ड का टाइम आता है तो उसको अपनी सड़कों पे निकलना पड़ता है कि उसका जो सही राइट है वो भी उसको ना मिल रहा हो और वो सड़कों पे भी आए, मारे भी खाए और फिर भी बात वहीं की वहीं रहे। बिल्कुल ऐसा ही है जी, लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो बड़े बड़े दावे किए ना करप्शन के खिलाफ और ये नैब खुलवा दी गई और तकरीबन हर 2 साल के बाद एक नया अदारा बन जाता है। कभी जैसे कि ज़िया दौर में फेडरल और प्रोविंशियल ombudsman बन गए थे, एक और दौर में प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन, चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन, उससे पहले एहतसाब ब्यूरो, फिर जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, फिर जो FIA है, फिर आपके मतलब ऑडिटर जनरल का दफ्तर है। ये तमाम अकाउंटेबिलिटी मैंडेट्स के साथ अदारे हैं जिनमें हज़ारों की तादाद में एम्प्लॉइज़ हैं, अरबों रुपए का इनका खर्चा है और बिल्कुल इनके नाक के तले सिस्टेमिक एंडेमिक सिंडिकेटेड करप्शन, यानी करप्शन सिस्टम बन चुकी है, ना कि सिस्टम उसके अलावा। तो इसमें जो तर्ज अमल वजूद में लाया जा रहा है, चाहे वो कोई भी हो, ये PTI वाले हों या से पहले हुकूमतें हों या ये वाली हुकूमत हो, इससे ये बिल्कुल करप्शन ख़त्म नहीं होगी। ये बहुत कॉम्प्लेक्स मैटर है। मुझे पिछले 20 साल पूरी दुनिया में लेक्चर करते हुए हो गए हैं और पाकिस्तान के ऊपर मैंने 800 सफ़े की मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी है जो कि 1784 में शुरू हुई है और आज तक आई है कि पब्लिक अकाउंटेबिलिटी बरतानवी राज के दौर से लेके इंडिया में और आखिरकार पाकिस्तान बनने के बाद क्या रहा है। ये आपको पता होना चाहिए कि जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट्स हैं सूबाई, उनका मार्ज़े वजूद में आना 1947 में था। उस वक्त पता था बरतानवी हुकूमत को कि यहाँ पर करप्शन का तूफान आना है, लेकिन उसके पीछे क्या मुहर्रकात हैं वो एक बहुत लंबी बहस हो जाएगी। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि इन जमातों में और इस इंतजामिया में वो सख्त ही नहीं है, वो सियासी सोच ही नहीं है, वो तमीरी सोच ही नहीं है कि जो करप्शन पे काबू डाल सके, और ये दिन ब दिन खराब होती जा रही है। तो आप देख लें वापटा में बिजली की चोरी है, 590 अरब चोरी हो गया, तो उसको उन्होंने होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच दे दिया कि जी हम एडमिनिस्ट्रेटिवली इकट्ठा कर लेंगे, लोगों को सस्पेंड कर दिया, लोगों को बरतरफ कर दिया, लोगों को पब्लिक डीलिंग पोस्टों से हटा दिया, पुलिस डाल दी, पटवारी डाल दिया, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, ब्ला ब्ला ब्ला, जो कुछ इनके पास था इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया। और आखिरकार क्या है कि आप बता रहे हैं कि जी 74 या 86 अरब इकट्ठा हुआ है 590 में से। तो ये इसी तरह FBR में मारदार कर रहे हैं कि जी निकाल दें 22 ग्रेड के अफसर सारे, 21 ग्रेड के अफसर और सस्पेंड कर दें और फिर दुम दबा के कहते हैं जी अब इनको तो वो जो तमगे दें, इनको प्राइजेस दें। इसी तरह 22 एहलकार जो हैं गुजरांवाला इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन के इन्होंने गिरफ्तार किए FIA के जरिए और फिर 2 दिन के बाद उनको रिहा कर दिया और उनको थपकियां दे दी। यानी ये मछली के बाहर पानी तड़प रही है, इनको कुछ समझ नहीं आ रही कि ये क्या कर रहे हैं, ना ही ऐसे होना, मैं आपको फ्रैंकली बता दूं। अच्छा दानियाल साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं कि हर जगह पे कहीं ना कहीं आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है और इस आवे ने कहीं से तो सीधा होना है, लेकिन मौजूदा जो दौर के अंदर हमारे सियासतदान हैं इनकी अपनी जो सियासत है उस पर भी मैं ज़रा आपसे कमेंट लूँ, क्योंकि हम इंडिविजुअल लेवल के ऊपर तो देख रहे हैं कि हर किसी को पॉइंट स्कोरिंग करनी है, मौजूदा हुकूमत में पुरानी हुकूमत पर तनकीद करनी है, किसी एक सियासतदान ने दूसरी पार्टी लीडर के ऊपर सियासत करनी है। ये जो एक सारे सिनेरियो के अंदर एक अदद अवाम भी है जो इनको मैंडेट देती है, इनको हुकूमत में लेकर आती है, पार्लियामेंट में लेकर आती है, जिन्होंने इनके मसाइल का हल करना है, उस अवाम के लिए किसी ने तो सोचना है। लेकिन आपको लगता है कि आइंदा आने वाले दिनों में ये जो अवाम है इसका भी कोई पुरसाने हाल होगा? क्योंकि ये जो किसान अभी किसानों का हाल देख रहे हैं, आइंदा आने वाले दिनों में कोई और एक नया जो कह लें पिंडारा बॉक्स खुला होगा जिसके अंदर से कुछ और निकलेगा।
इसमें जी शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रिफॉर्म के बारे में दो अप्रोचेस हैं। एक ये है जो ये कह कह के इनके मुंह जो है ना वो लाल हो गए हैं, कह कह के कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब। ये जो है ना हमें तो ये राइट मैन ही बेसिकली नहीं ये मिल है। रहा, हमें राइट मैन ही नहीं मिल रहा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट मेरी बात सुन ले। जी ये बेसिकली स्टेटस को का आर्ग्यूमेंट है कि बाकी सब कुछ ठीक है, सिर्फ अफराद बदलने हैं। तो दूसरी बहस ये है कि यहाँ पर आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, चेहरे बदलते जा रहे हैं, लेकिन यानी कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब करते जा रहे हैं, लेकिन जब तक निजाम नहीं बदलेगा ये नहीं ठीक है। ये तामीरी सोच है, ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक है कि यहाँ चेहरे बदलते हैं और दूसरी ये है कि चेहरे बदलते जा रहे हैं, निजाम वही है, जब तक निजाम नहीं बदलेगा। तो इन बेचारों को निजाम बदलने की सख्त ही नहीं है, इनको इल्म ही नहीं है, बल्कि इन्होंने खुद सारे रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट रखे हुए हैं। अगर आप देखें जरदारी साहब जब पिछली दफा प्रेसिडेंट थे तो इन्होंने एक सलमान फरूकी नामी साहब रखे हुए थे, असल में वो चला रहे थे सब कुछ। और इसी तरह नून लीग में अगर आप देख लें तो इनमें ये पहले सईद मेहदी साहब होते थे, उसके बाद कभी फवाद हसन फवाद थे, आजकल आज चीमा है, तो या तो कीर शाह साहब थे। इन्होंने भी कोई ना कोई जो है ना मेजर डोमो रखा हुआ है जो इनके इंतजामी मामलात पॉलिसी के सारे चलाता है। और इसी तरह इमरान खान ने, ये शहजाद अरबाब साहब थे जो चीफ सेक्रेटरी थे खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया कि इतनी करप्ट पीटीआई गवर्नमेंट में मैंने कभी काम नहीं किया, मैं नहीं कर सकता। उन्हीं को फिर भर्ती करके तो प्राइम मिनिस्टर डिलीवरी यूनिट का हेड बना के उनसे पॉलिसी चलवाते थे। सो कहने का मकसद ये है कि जब आप SIFC का नोटिफिकेशन पढ़ें तो SIFC के नोटिफिकेशन में ये वाज़ेह है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस अगर आप देखें तो वो एक चार्जशीट है ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ, यानी वो ब्यूरोक्रेसी को हिस्सा समझते हैं पाकिस्तान के मसाइल का। तो जब सियासी जमातें सारे उस जो मसाइल का हिस्सा है उन्हीं से तरजीहात लेनी है, उन्हीं से काम चलाना है, तो फिर ये कैसे ठीक होगा? और बेसिकली ये अंधों में काने राजे हैं, इनको पाकिस्तान को मैकेनिक चाहिए, ये सारे ड्राइवर हैं, ये गियर बक्सा खोल के दोबारा नहीं बांध सकते। और इसमें पाकिस्तान में जब तक एक नई सियासी जमात मार्ज़े वजूद में नहीं आएगी जिसमें महंगाई और बेरोजगारी का यकीनी खात्मा करने के लिए पूरे सिस्टम को रिवैम्प नहीं करेगी, पाकिस्तान की गरीब आवाम का पुरसाने हाल ठीक नहीं होगा। यानी योर सो राइट कि हमें सिस्टम के अंदर रिफॉर्म्स करनी है, सिर्फ चेहरे बदलने से सियासत या मुल्की हालात नहीं बदलेंगे, हमें ओवरऑल गवर्नेंस हो या दीगर मसाइल हो उनका हल निकालना है। अच्छा दानियल साहब, आपकी सियासी मुस्तकबिल के हवाले से बात करें, बड़ा टाइम दिया है, बड़े मंजे हुए आप सियासतदान हैं, आपने अपनी पार्टी की बड़े फ्रंट फुट पे आकर जब आप उनके साथ थे और आपने उनको दिफा भी किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने 2014 के इलेक्शंस में देखा भी कुछ अच्छे वाकयात नहीं देखने में आए। आप क्या सियासी मुस्तकबिल आप अपना देख रहे हैं पार्टी को लेकर, अपनी तमाम तर ओवरऑल पॉलिटिक्स को लेकर? जी बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। पहली बात तो मैं ये कर दूं कि ये जमातें जो हैं इनको दानियाल अजीज की जरूरत नहीं है, यानी आप PTI को देखें उनको तो बुजदार की जरूरत है। अगर आप ये जहांगीर तरीन और अलीम खान की हालत देखें, उनको उनके साथ क्या हुआ, इसी तरह नून लीग में आपने देख लिया मेरे साथ क्या हुआ, पीपल्स पार्टी में आप देख लें रजा रब्बानी के साथ क्या हुआ, एतजाज एहसन के साथ क्या हुआ। तो ये जो खानदान पाल स्कीमें हैं ना, ये या अंधों में काने राजे हैं, ये आगे नहीं बढ़ सकते अगर कोई ढंग का इलेक्टेबल बंदा, हाँ टेक्नोक्रेट है तो वो बेशक आपको सेनेटर बना के सर पे बिठा लेंगे, या जब उनको जरूरत है जैसे मेरे से थी तो फिर आप कहेंगे इनको सोने में तोल लें, बहुत अच्छे हैं। लेकिन जब इनके पास इख्तियार आएगा उस वक्त ये किसी के कंधे पे बंदूक रख के तो उन लोगों को दायरा मार देंगे जो कल को वो समझते हैं कि हमारे लिए कोई मुकाबले का या मुसीबत का बायस बन सकते हैं। और इसमें बेशुमार है, अकेला मैं नहीं हूँ। लेकिन कहने का मकसद ये है कि इनसे खुद काम चलता नहीं है, क्योंकि ये मुकम्मल तौर पे इंतजामिया पे मुश्तमिल है और इंतजामिया जो है मसाइल का हिस्सा है। तो फिर मेरे जैसे लोग जिन्होंने प्रोसिक्यूशन सर्विस बनाई हुई है, जिन्होंने तमगे लिए हुए हैं गवर्नेंस रिफॉर्म के, लोकल गवर्नमेंट्स बनाई हुई है, नया पुलिस ऑर्डर बनाया हुआ है, मतलब पूरे पाकिस्तान को मालियाती निज़ाम, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन, आपका टैक्स का निज़ाम, ऑडिट का निज़ाम, आप जो भी मतलब जो मैंने किए हैं काम, उसी के तमगे मिले हैं ना। तो उसमें जब मेरे जैसा बंदा इलेक्टेबल सामने आता है तो फिर इन सारों को पिछू पड़ जाते हैं, फिर वो कहते हैं उनको फारग करें। तो इसलिए पाकिस्तान में एक टेक्नोक्रेटिक पार्टी चाहिए जिसमें ऑनेस्ट पॉलिटिशियंस हो, जिनको पता हो कि वो क्या कर रहे हैं, ना कि वो अनाड़ियों के हाथ जो है ना, मतलब एक नई पार्टी हमें देखने को मिल रही है पाकिस्तान के जो सियासी मंजरनामे पे। जी बिल्कुल, मैंने सुना है कि एक और जमात भी बन रही है। ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच दानियल साहब, बहुत शुक्रिया आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। दानियल अजीज साहब हमारे साथ मौजूद थे, मौजूदा सियासी सूरत हाल पर अपने सियासी मुस्तकबिल के हवाले से तज्जिया दे रहे थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद वापस आ गए जी। आज हम पॉलिटिक्स पे थोड़ी ज़्यादा बात करें क्योंकि वीकेंड के बाद मंडे को ज़्यादा डोज चाहिए होता है आपको खबरों से, चूँकि आप थोड़ा सा आउट रहते हैं और आपको फिर हम थोड़ी सी अपडेट दे देते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। पीपल्स पार्टी के हवाले से हमने अपने पहले सेगमेंट में भी बात की, बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से, क्योंकि ऑब्वियसली यंग एक क़यादत है, लेकिन उसके साथ साथ जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर भी उनकी इनपुट आएगी और उनको वजारतें मिलने का इम्कान भी है, जिस पर मुलाकात भी हुई बिलावल और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की, कि उसमें क्या बात हुई है और क्या बाज़ाब्ता तौर पर इसका ऐलान किया जाएगा, जो पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है, इस पे बात लेंगे। इस पे जो ओपिनियन है ऑब्वियसली वो भी लेंगे। सेनेटर रुबीना कायम खानी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा पीपल्स पार्टी, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया रुबीना साहिबा कि आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो मैं आपसे ये सवाल करूँगी, ये जो मुलाकात के बाद बातें हो रही हैं कि अभी बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान भी नहीं किया गया, लेकिन किन ग्राउंड्स के ऊपर पीपल्स पार्टी ये सोच रही है कि क्या वो वाकई फेडरल गवर्नमेंट के अंदर मुस्लिम लीग नून का साथ देगी और ये जो ओवरऑल सियासत के अंदर नून लीग को चैलेंजेस है इसमें कहीं ना कहीं हिस्सा बनेगी? देखिए, मैं ये कहूँगी कि पॉलिटिकल जमातों में एक बातचीत का अमल जो है वो हमेशा जारी रहता है, और जिस तरह से आपने देखा कि लास्ट जो हुकूमत थी पीटीएम की 16 मंथ की, और उसमें बहुत सारी चीज़ों पे जो है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही थी, और इसीलिए फिर जब जनवरी में हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का जब इजलास हुआ तो उसमें जो है वो यही देखा गया कि लास्ट 16 मंथ पीडीएम का कैसा गया, और वो उसमें कहाँ पे जो है वो पीपल्स पार्टी को जो है वो मुश्किलात का सामना पड़ा इलेक्शन के दरमियान। सो वो सारी चीज़ें देखते हुए चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का ये अकेले फ़ैसला नहीं था, पूरी कमेटी का ये सीएसी का जो है वो के इजलास में ये तमाम मेंबरान का ये हतमी फ़ैसला था कि उस वक्त ये फ़ैसला था कि जो है वो हमें हुकूमत का जो है वो स्पेशली वजारतों में जो है वो हिस्सा नहीं लेना चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी ओहदे हैं वो अपने पास रखने चाहिए। लेकिन अभी आप देखें कि जिस तरह से बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है नून लीग की हुकूमत को, कि वो मतलब जो अभी वजारतों में हैं उनको के जो एक तो गंदम का क्राइसिस है। अच्छा सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, आपकी पिछली बात को ही मैं कंटिन्यू करूँगी। जो प्रॉब्लम है आप पिछली बात को ही मैं थोड़ा काउंटर कर लूँ कि आप जिस तरह आपने कहा कि पहले ये फैसला किया गया था कि हम वजारतों में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि 8 वजारतें जो हैं वो पीपल्स पार्टी को मिलने का इम्कान है। तो अब ये जो फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है पीपल्स पार्टी की जानिब से वजारतें लेने को लेकर, क्योंकि इसका इनकार भी नहीं किया गया और तस्दीक भी नहीं की, ये क्या वजह बनी कि अब शायद थोड़ी बहुत विलिंगनेस शो की जा रही है इस हवाले से? देखिए, ये जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में एक जमहूरी अमल है विद इन अ पार्टी, जो है वो एक जब भी कोई बात या कोई भी डिसीजन लिया जाता है वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के में जो है वो सब मेंबरान के सामने ये बात रखी जाती है, और फिर वो जो पार्टी के जो कमेटी के जो सीएसी की कमेटी के जो मेंबरान हैं वो जो फैसला करते हैं, फिर ही जो है वो कोई भी फाइनल बात होती है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने और जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने जो है वो अभी इस चीज़ पे सोचा जाएगा, कमेटी के सामने ये बात रखी जाएगी, और फिर जो उनकी राय आएगी उसके मुताबिक जो है वो आगे फैसला किया जाएगा। ठीक है, अभी फैसला नहीं हुआ आपके मुताबिक, अभी इस पे राय ली जाएगी और फिर फैसला किया जाएगा। अच्छा जी, वीट क्राइसिस के हवाले से आपने अभी खुद भी बात की कि क्या आपको लगता है कि अगर आप इस सारे सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं शमूलियत इख्तियार करेंगे तो इस क्राइसिस को टैकल करने के लिए आप लोग तैयार हैं? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा आपने देखा होगा कि जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई, और उस वक्त भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था मुल्क को, और जो है वो उस वक्त जो हमारे साथ जो जमातें बैठी थी वो उस वक्त कैबिनेट में से इसलिए चली गई थी कि ख़जाने खाली हैं, और फिर भी हमने उन खाली ख़जानों के साथ जो है वो चैलेंज जो है वो कबूल किया और गवर्नमेंट में रहे 5 साल 2008 से 2013
2013 तक, और उसमें जो भी आप देखें कि जो डिसीजंस हुए, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जैसे प्रोग्राम हुए, वीट की जो ख़ास तौर पर आज गंदम की बात की जा रही है, उस वक्त जो है वो किसान जो है वो खुशहाल था। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने जो डिसीजंस किए गंदम की को जो है वो सस्ता करके, और मेरे ख्याल से उस वक्त 650 था, कुछ इस तरह से था। तो ये सारी चीज़ें जो भी हमने उस वक्त भी चैलेंजेस को कबूल किया, और आज भी आज जो गंदम का क्राइसिस है, किसान जो है वो एहतजाज करने पे जो है वो मजबूर है। सो ये सारी चीजें हैंडल कैसे होगा? एहतजाज तो वो कर रहे हैं, वो हैंडल कैसे होगा ये? क्योंकि ऑब्वियसली किसानों के जो मुतालबात हैं वो कहते हैं जी कि हमने गंदम जब आपने दरामद की तो उससे पहले ये बम्पर क्रॉप जो आई, आप उनको उनके दामों पे नहीं दी जा रही है, उनको सड़कों पे आना पड़ रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली मिडिल मैन जो इस सारे सिनेरियो के अंदर फ़ायदा उठाता है, उसकी वजह से किसान लॉस में जाता है। सो ये मसला वो है जो हम सबके सामने है, लेकिन इसको हैंडल करने के लिए भी तो कोई विजन होगा ना पीपल्स पार्टी के पास, अगर वो इस सारे सीन के अंदर एंटर होते हैं कहीं ना कहीं। देखिए बिल्कुल, ये एक जब ये डिसीजन जो ख़ास तौर पर जो इंपोर्ट की गई गंदम, और उस वक्त केयर टेकर हुकूमत थी, और जो भी मैं समझती हूँ कि इन सबसे पहले तो जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंक्वायरी कमेटी तो बनाई है, लेकिन मैं समझती हूँ कि नेब जहाँ पर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती है, पॉलिटिकल जो है वो प्रेशर दिया जाता है, तो वो अगर नेब अभी इस चीज़ में जो है वो मैं ये कहूँगी कि अगर इंटरफेयर करे और इसमें एक फेयर जो है वो इन्वेस्टिगेशन हो, और जो इसके पीछे जो भी अनासिर थे उनको जो है वो जो भी कल्प्रिट्स थे वो उनको, लेकिन रवीना साहिबा अनफॉर्चुनेटली सबसे पहले तो जो ये क्राइसिस पैदा किया गया है उनको सजा देनी चाहिए, और फिर बिल्कुल इसमें जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है अपना इनपुट देगी कि इस क्राइसिस को जो है वो कैसे ख़त्म किया जाए। बिल्कुल हमारी जो है मुख्तलिफ पार्टी में कमेटीज़ हैं जो इसके ऊपर सोच कर और वो सारी इस प्रेशर को जो है ओवरकम करने की कोशिश करेगी। आपने नैब के हवाले से बात की, बदकिस्मती से हमने नैब को भी कहीं ना कहीं इतना सियासी या पॉलिटिकल कर दिया है कि अगर किसी एक जमात के हक़ में या किसी एक सेटअप के हक़ में कोई फैसला आता है या कोई इंक्वायरी उसकी फेवर में जाती है तो उस पर सवालात उठते हैं, दूसरी पार्टी एतराज़ करती है। तो हमने इन एहतसाब वाले इदारों को भी कहीं उस तरह से नहीं छोड़ा कि हम उनको नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल कहीं ना कहीं रहने देते। अच्छा जी, अब पीपल्स पार्टी ऑब्वियसली ये जो हम चैलेंजेस की बात कर रहे हैं ये कोई सिर्फ एक किसान या गंदम का चैलेंज नहीं है, मौजूदा हुकूमत को और भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिसमें महंगाई एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब इस चैलेंज के लिए जाहिर है पीपल्स पार्टी भी कहीं ना कहीं ज़ेरे ताब आएगी अगर वो इनके साथ वजारतें लेते भी हैं, फेडरल गवर्नमेंट के अंदर अपनी इनपुट देते हैं, इवन पंजाब के अंदर भी कहीं ना कहीं करते हैं। तो इस महंगाई का तोड़ भी तो होगा कोई ना कोई, या विजन में होगा कि जी हमने क्या करना है क्या नहीं करना, या मौजूदा हुकूमत के साथ हम मिलकर ये इकदाम करेंगे तो शायद महंगाई में कमी आ जाए। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब हम इलेक्शन में थे उस वक्त भी अपना मंशूर जो है वो वाज़ह किया था कि हम जो है वो गरीब की बात करेंगे, हम जो है महंगाई को कम करने की बात करेंगे, हम जो है पाकिस्तान को मुआशी तौर पर इस्तेहकाम देने की बात करेंगे, और उसी पर हम जो है अभी पाबंद हैं। और आपने देखा होगा कि जिस तरह से चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने मज़दूर कार्ड की बात की है, जिस तरह से जो है हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को और ज़्यादा इंक्रीज़ करने की बात की है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम ख़ास तौर पर जो कहीं ना कहीं जो है एक जो लो तबका है जो 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता उसको जो है वो कहीं ना कहीं रिलीफ देगा। इन चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं, और बिल्कुल मैं ये कहूँगी कि जो अगर आपने लोगों को रोज़गार देना है तो उसके लिए रिसोर्सेज भी पैदा करने होंगे, और उसके लिए जो कुछ चीज़ें ऐसी जनरेट करनी होंगी कि जिससे हमारा नौजवान जो तबका है और जो हमारा जो बेरोजगार तबका है उसको जो है वो किसी तौर पर इंगेज किया जाए। और वो इसी तरह से हो सकता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है इंडस्ट्रीज लगाए जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के मौके जो IT में ख़ास तौर पर एक पूरा प्रोग्राम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास, उसके तहत जो आज का जो मॉडर्न ज़माना है उसमें जो है हमारी यूथ को इंगेज करना चाहिए। तो वो अभी इंशाअल्लाह
हम जब पार्ट बनने जा रहे हैं चीज़ों का, ख़ासतौर पर गवर्नमेंट का, तो वो फिर वजारतों में अगर जाएंगे तो फिर हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो हम जो है अपने नौजवान तबके को, अपने गरीब तबके को जो है वो रिलीफ देंगे। और हमने पहले भी आपने देखा कि 21 लाख घर की बात की है, अल्लाह करे जिस रिलीफ की आप बात कर रही हैं रुबीना साहिबा, वो कहीं ना कहीं आवाम के हिस्से में भी आए, क्योंकि बातों की हद तक तो हर कोई कहता है, लेकिन जब आवाम को डिलीवर करने की बारी आती है तो फिर पिछली हुकूमतों पर डाला जाता है जी उन्होंने फलाने इकदाम किए थे तो हम उसको पूरा नहीं कर पाते या हमें मुश्किलात हैं। सो आई होप कि पीपल्स पार्टी जिस विजन के साथ अब फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा बनने का सोच रही है उस विजन को लेकर आगे भी चले और उसको डिलीवर भी करे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद वापस आ गए। इस सोफे पे आके बैठने का मतलब ये है कि अब हम थोड़ी लाइटर गुफ्तगू करेंगे, बहुत ज़्यादा सकील गुफ्तगू शुरू नहीं हो रही है। और उसके लिए आज हम पहली दफ़ा इनफैक्ट जब से हमने शो स्टार्ट किया हम क्रिकेट के ऊपर बाकायदा तौर पर आज बात करेंगे, क्योंकि क्रिकेट के अंदर जी बड़ी कुछ अच्छी हैपनिंग्स हो रही हैं। अब चूँकि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की जो सीरीज़ है उसके बराबर करने के बाद अब अगली जो T20 सीरीज़ है वो आयरलैंड और इंग्लैंड के ख़िलाफ़ खेलेगा पाकिस्तान। आयरलैंड के ख़िलाफ़ जो सीरीज़ जो है 10 से 14 मई तक है, जबकि इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जो सीरीज़ है 22 से 30 मई तक खेली जाएगी, जिसके लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। हारिस रऊफ़ के साथ जो है हसन अली होंगे, सलमान अली आगा होंगे, उनको 18 रुकनी स्क्वाड में दोबारा शामिल किया गया है। ये आपको पता है वर्ल्ड कप भी आ रहा है चूँकि जून के अंदर, और पाकिस्तानी टीम के लिए एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इन सीरीज़ के ज़रिए वो वर्ल्ड कप की बाकायदा तौर पर तैयारी कर सकें और जो वर्ल्ड कप में उनकी फ्लॉज हैं या चैलेंजेस हैं उसको केटर भी किया जा सके। दूसरी जानिब जी क्रिकेट की खाली बात नहीं करेंगे, हम हॉकी की बात भी करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हॉकी में हमने एक प्राइम टाइम अपना देखा है और अब आहिस्ता आहिस्ता हम ये एक्सपेक्ट करें या ये होप रखें कि वो टाइम वापस आ रहा है, तो उसके लिए एफर्ट्स भी जारी हैं। अजलान शाह हॉकी कप की बात करें जिसमें पाकिस्तान ने कोरिया को हराया है और ऑब्वियसली अगला मैच उनका जापान से है, उस पर भी हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं कि हमारी हॉकी टीम जो कि हमारा नेशनल स्पोर्ट भी है उसको लेकर हॉकी के अंदर कुछ ना कुछ अच्छी डेवलपमेंट हो और अच्छी खबरें आए, तो हम उसको ज़रूर डिस्कस करेंगे। इन सारी चीज़ों पर तज्जिया ले लेते हैं। हमारे साथ मुबीन राजा साहब मौजूद हैं, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। थैंक यू वेरी मच मुबीन साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो हॉकी की बात करें, आई एम वेरी एक्साइटेड और मुझे अच्छा भी लग रहा है कि मैं हॉकी की बात कर रही हूँ क्रिकेट से पहले, और अच्छी बात कर रही हूँ हॉकी को लेके। पाकिस्तान की जो हॉकी टीम है, अजलान शाह हॉकी कप की मैं बात कर रही हूँ, इसमें जो कोरिया जो हरा कर अब जो टीम ने एक अच्छा मोमेंटम बिल्ड किया है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? आपका माइक नहीं चल रहा मुबीन साहब, थोड़ा सा अपनी ऑडियो को ठीक कीजिएगा, अनम्यूट कर लें ताकि हम सुन पाए। जी हाँ, देखिए मैं जिक्र कर रहा था कि हॉकी जो है वो हमारा नेशनल जो है वो गेम है, नेशनल खेल है हमारा, और जिस तरह जो हमारी हिस्ट्री है और उसमें जो हमारी लेगेसी छोड़ी है हमारे लेजेंड्स ने हॉकी में, तो मेरे ख्याल से ये वो टाइम है, अब ये वो टाइम है कि हमें दोबारा से अपना वो मोमेंटम लेना चाहिए। जिस तरह पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में लीड किया हॉकी में, तो अब जिस तरह अजलान शाह जो कप चल रहा है उसमें जिस तरीके से पाकिस्तान की टीम परफॉर्म कर रही है और नेक्स्ट मैच जापान से उन्होंने खेलना है, तो हमारी तरफ से बेस्ट विशेष है पूरी कौम की तरफ से, और हम उम्मीद करते हैं कि अब दोबारा आहिस्ता आहिस्ता वो वक्त पाकिस्तान की हॉकी में वापस आ रहा है, जिस तरह 80s में 90s में जो हमारी हॉकी थी उसमें दुनिया में नंबर 1 थी। ठीक हो गया। अच्छा, ये हॉकी को लेके ज़ाहिर है चैलेंजेस बहुत रहते हैं हमारी टीम को, कभी मैनेजमेंट को लेकर, कभी फैसिलिटीज़ को लेकर। हमारा सारा फोकस शायद एक स्पोर्ट की तरफ होता है, हम हॉकी को उस तरह से नहीं देख पाते हैं। सो आपको लगता है कि वो चैलेंजेस भी एड्रेस होने चाहिए कहीं ना कहीं टीम के? जी देखिए, डेफिनेटली जब तक आप ग्रास रूट और बेसिक्स पे जाके काम नहीं करेंगे किसी भी खेल के लिए, किसी भी गेम के लिए, तब तक कभी भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। और सारा जो फोकस है वो हमारे यहाँ पाकिस्तान में मोस्टली इस टाइम पे क्रिकेट को दिया जा रहा है। ग्राउंड्स भी जो है वो भी नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है, अकेडमीज़ नहीं है हॉकी की। तो मेरे ख्याल से ग्रास रूट पे जाके हॉकी की जो अकेडमीज़ हैं उनको बनाना चाहिए, जो ग्राउंड्स हैं उनको लेके आना चाहिए, और फिर जो सबसे बड़ी चीज़ है इसको जो मीडिया की जो इन्वॉल्वमेंट है, जितने जो हमारे हॉकी के प्लेयर्स हैं उनको भी हाइप देनी चाहिए, उनको भी जो है वो मीडिया में सामने लेके आना चाहिए। उस तरीके से फिर जो बाकी आने वाले हमारे यंगस्टर्स हैं उनमें भी जोश व खरोश पैदा होगा हॉकी में बड़ा नाम बनाने के लिए।
अच्छा जी, क्रिकेट की बात अब कर लेते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ जो हमारी सीरीज़ थी उसमें हमारी कोई परफॉर्मेंस इतनी हौसला अफजा नहीं थी और हमने कुछ इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। 2 की सीरीज़ बराबर हुई लेकिन हमने स्ट्रगल करके वो सीरीज़ भी बराबर की है। अब आगे जो आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ हमारी सीरीज़ आ रही है T20, ज़ाहिर है वर्ल्ड कप से पहले ये 2 सीरीज़ हैं जो पाकिस्तानी टीम को खेलनी है। सो इसके लिए कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आप समझते हैं तैयारी के लिए वर्ल्ड कप की? देखिए मेरे ख्याल से जिस तरह की न्यूजीलैंड की ऑलमोस्ट बी टीम थी जिसने पाकिस्तान का टूर किया और पाकिस्तान ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ ये सीरीज में गया और काफ़ी सारी जो है वो प्लेयर्स को रोटेट भी किया, उनको चांसेस भी दिए। मेरे ख्याल से जो पाकिस्तान की ये सीरीज थी इसमें देखा जाए तो ये जो सीरीज थी पाकिस्तान को 4-0 से जीतनी चाहिए थी, जिस तरह की पाकिस्तान की टीम थी अगेंस्ट न्यूजीलैंड। अब अगर देखा जाए तो इसमें जो अननेसेसरी चेंजेस किए गए हैं, हम पहले उनकी बात कर लेते हैं। उस्मान खान की हम यहाँ बात करेंगे। उस्मान खान को हमने पिक किया, हालांकि वो यूई से खेलने जा रहे थे। अब एक गलती तो हमने ये कर ली कि हमारे पास ऑलरेडी 2 विकेट कीपर्स थे, फिर हमने उस्मान खान को पिक किया और ये पता होते हुए पिक किया कि उस्मान खान की जो परफॉर्मेंस थी वो एज एन ओपनर थी पीएसएल में और नंबर 3 पे वो खेलते रहे। अब ओपनर और नंबर 3 पे उनकी जगह पाकिस्तान की टीम में नहीं बन रही, तो फिर हमने उनको क्यों पिक किया? देखिए ये पाकिस्तान की टीम है, अगर हम किसी भी खिलाड़ी को पिक करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो हमें उससे पहले टीम की रिक्वायरमेंट को देखना है, क्योंकि ये पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, नेशनल टीम की बात कर रहे हैं। हमने इसमें किसी को भी जो है वो जाके एक्स्ट्रा पुश नहीं करना, खुश नहीं करना उसको जाके कि हमने लाजमी आपको चांसेस देने हैं। हमने अपना अपना जो कॉम्बिनेशन है उस पर बात करनी है। हमने जिस तरह भी हसन अली को बगैर किसी T20 की परफॉर्मेंस के हमने उनको पिक कर लिया है। तो ये वो सारी चीजें हैं जो आपकी टीम पे क्वेश्चन मार्क छोड़ते हैं। मोहम्मद आमिर की वापसी जो है वो खुशाइंदा है, इमाद वसीम की वापसी खुशाइंदा है, ऑल दो वो पीएसएल में परफॉर्म करके आए और पीएसएल ही जो है वो हमारा प्रीमियम T20 टूर्नामेंट है डोमेस्टिक का, और उससे जो परफॉर्मेंस है डेफिनेटली। मुबीन साहब, इसमें मैं एक पॉइंट रेस करना चाहती हूँ कि जब आप पीएसएल को एक क्राइटेरिया समझ रहे हैं नेशनल टीम के अंदर प्लेयर्स को वापस लाने का, तो ऑब्वियसली जो कि पीएसएल हमें बड़ा अच्छा टैलेंट देता है, लेकिन हम उस लीग मैचेस को लेकर एक नेशनल टीम, चूँकि जाहिर है हमने उस टीम ने वनडे भी खेलना है, टेस्ट मैच भी खेलना है और फिर T20 का फॉर्मेट तो हम ज़्यादा अच्छे से खेलते हैं, लेकिन उस क्राइटेरिया के ऊपर एक प्लेयर को टीम के अंदर शामिल करना और फिर वो एक मैच में परफॉर्म ना करे तो उस बेचारे का जो ओवरऑल करियर है वो ही हम दाव पे लगा देते हैं। सो ये क्राइटेरिया भी तो बदलना चाहिए कि ग्रास रूट लेवल से या डोमेस्टिक खेल का जो प्लेयर आ रहा है, अच्छा वो लीग में भी परफॉर्म कर रहा है, उसको अपॉर्चुनिटी दी जाए और कंसिस्टेंट अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो एक सीरीज़ खेले या 2 सीरीज़ खेले, उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस को जज किया जाए। देखिए जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, लेकिन इसमें जो पॉइंट है, जो पीएसएल की जो परफॉर्मेंस का पॉइंट है, बेसिकली देखें हम अक्सर बात करते हैं कि जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करेगा उस प्लेयर को ही पाकिस्तान की टीम के लिए खेलना चाहिए। अब जो T20 की डोमेस्टिक है वो आप देखें तो वो नेशनल T20 टूर्नामेंट होता है, उसके बाद जो हमारा सबसे प्रीमियम टूर्नामेंट है वो पीएसएल है। तो पीएसएल भी हमारा डोमेस्टिक टूर्नामेंट है T20 के लिए, तो इसके लिए जो प्लेयर्स परफॉर्म करते हैं उनको डेफिनेटली पाकिस्तान की T20 की टीम में जगह देनी चाहिए, लेकिन इस पीएसएल की परफॉर्मेंस पे उनको वनडे की टीम में या टेस्ट की टीम में बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, बल्कि वो आपका 4 डे होता है, आपका लिस्ट डे होता है, वहां से आपने पिक करके उनको टेस्ट क्रिकेट के लिए या वनडे के लिए आपने सेलेक्ट करना है। अब हम बात करते हैं जो हमारी करंट टीम जो जा रही है आयरलैंड के लिए और इंग्लैंड के लिए, उसमें देखिए हमें जो प्रॉब्लम आ रही है पिछले 1 साल से, वो हमें नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6 पे खेलने वाले बैटर्स की आ रही है कि हम कौन सा कॉम्बिनेशन बनाएं जिससे नंबर 4, 5 और 6 का जो सोल्यूशन है वो हल हो जाए। तो मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी सलमान अली आगा को पिक करना चाहिए था, सेलेक्ट करना चाहिए था, लेकिन अब एक अच्छा इंक्लूजन उनका टीम में सलमान अली आगा के तौर पे कि वो नंबर 5 पे खेल सकते हैं। नंबर 4 पे आपके पास शादाब आ रहे हैं, नंबर 3 पे आपके पास रिजवान है, ओपनर आपके पास सैम और बाबर आजम है। अब उसके बाद डेप्थ में जाके देखें तो इफ्तिखार अहमद भी आपके पास मौजूद है, फिर इमाद वसीम और हमारे बाकी जो बॉलर्स हैं वो आ जाते हैं। इसमें उस्मान खान जो है सिर्फ वो क्वेश्चन मार्क है मेरी नजर में कि उनको हमने सिलेक्ट किया है। अच्छा, लेकिन जब हमें पता है कि स्क्वाड की बात कर रहे हैं, मैंने कोचेस पे भी कमेंट लेना है, लेकिन स्क्वाड पे मैं जरूर पहले कमेंट ले लेती हूँ क्योंकि आप उसका जिक्र ही कर रहे हैं। स्क्वाड को आप समझते हैं कि ये जो हमारा स्क्वाड है ये T20 जो अब सीरीज खेलेगा आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ, उसके बाद जो वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि अब हमारे पास हमारा ये क्रिकेट हिस्ट्री के अंदर अलमिया रहा है कि कोई भी बड़ा इवेंट आने से पहले हम टीम में इतने एंड मोमेंट के ऊपर चेंजेस
करते हैं कि कहीं ना कहीं वो टीम सेटल ही नहीं हो पाती। अब ये जो टीम सेटल होने की कोशिश कर रही है, आपको लगता है कि इसी टीम को हमें जो कह ले जारी रखना चाहिए, कंटिन्यू रखना पड़ेगा वर्ल्ड कप के लिए भी? और क्या ये स्क्वाड इतना बेहतर है कि हम वर्ल्ड कप में भी इसको कर सकें? देखिए, आपने एक बड़ी अच्छी बात की है, खुद ही आपने उसका आंसर भी दिया है कि पाकिस्तान का ये अलमिया है हमारा कि बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे 11th आवर पे जाके हम पूरा कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं। हालांकि जो डिफरेंट टीम्स है पूरी दुनिया में, वो पूरा एक साल पहले 2 साल पहले आने वाले इवेंट की जो है वो तैयारी कर रहे होते हैं, और हम लोग बिल्कुल लास्ट में जाके अपना कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं। रिसेंटली अगर देखा जाए तो बाबर को कप्तानी से हटाया गया, फिर दोबारा शहीन को लाया गया, शहीन को दोबारा बाबर को लाया गया। तो ये वो चीजें हैं जो अनसर्टन है, और इससे मेरे ख्याल से पाकिस्तान की जो क्रिकेट है, देखिए यहाँ पे आपके एक साल में आपके 4 चेयरमैन पीसीबी जो है वो चेंज हो चुके हैं। तो ये सबसे बड़ी जो अनसर्टन चीज है वो यहाँ से डेवलप होती है। तो मेरे ख्याल से अब वो टाइम है, अब खुदारा इस चीज को बंद कर देना चाहिए। जो भी आपके चेयरमैन आ रहे हैं, कप्तान आ रहे हैं, कोचेस आ रहे हैं, इनको एटलीस्ट आपको 2-3 साल देने चाहिए, तब आप इनसे रिजल्ट्स की तो है वो तवक्को भी रखें। दूसरी बात आपने की कि ये हमारा कॉम्बिनेशन आयरलैंड के लिए और इंग्लैंड की टीम के लिए टूर के लिए कैसा है, तो मेरे ख्याल से ये इससे बेहतर आपकी जो है वो टीम नहीं बन सकती। सिर्फ इनको अब यूटिलाइज कैसे करना है अपने प्लेयर्स को, अपने ले तो लिया है। अब मेरा जो अक्सर जो मेरा जो पॉइंट है वो यही रहता है कि अगर आपने फखर जमान को पिक किया हुआ है तो आपको उसे एज एन ओपनर ही खिलाना चाहिए। आप नंबर 4 या नंबर 5 पे फखर जमान को नहीं खिला सकते। अननेसेसरी जो आप किसी प्लेयर को आप जाके नंबर 4 या नंबर 5 पे एक ओपनर को खिलाएंगे तो पूरी की पूरी जो टीम है उसका कॉम्बिनेशन खराब होगा। आपको नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 पे जो मिडिल ऑर्डर में या लोअर मिडिल ऑर्डर में खेलने वाले जो प्लेयर्स हैं, आपको उनको ही खिलाना है। जो आपके टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स हैं, अगर उसमें से कोई अनफिट होता है तो फिर आप उनको अपने 2 ओपनर्स के बाद जो आपका दूसरा बेंच पे ओपनर बैठा हुआ है, फिर आप उसको चांस दें, ना कि आप जबरदस्ती से जो है उसको टीम में जो है वो घुसाएं और उसको प्लेइंग 11 का हिस्सा उसका बनाएं। हिस्सा बनाएं। ठीक हो गया। कोचेस को लेके हमारा हमेशा बड़ा मसला रहा है कि कोचेस पे हम कहीं ना कहीं फॉरेन कोचेस हों, लोकल कोचेस हों, अब हम समझते हैं कि कई जी हमें फॉरेन कोचेस चाहिए, कोई कहते हैं जी हमें लोकल कोचेस को यूटिलाइज़ करना चाहिए। 3 कोचेस हैं जी, 2 फॉरेन हैं और एक अजहर महमूद साहब हमें कर रहे हैं हमारी टीम को। सो कोचेस को लेके क्या आपकी राय है कि क्या जो टीम की परफॉर्मेंस में रोल प्ले कर पाएंगे? देखिए, जेसन गिलिस्बी जो है वो नो डाउट उन्होंने बड़ा उनका एक्सपीरियंस है, वो ऑस्ट्रेलिया से काफ़ी टाइम खेलते रहे हैं। फिर गैरी क्लिस्टन जो है वो साउथ अफ्रीका से खेलते रहे हैं, और अजहर महमूद को ऑल फॉर्मेट्स के लिए जो असिस्टेंट कोच जो है वो नॉमिनेट किया गया। तो मेरे ख्याल से कोचेस का जो है वो हमेशा से रोल बड़ा रहता है टीम के लिए, और बेसिकली उस लेवल पे जाके कोचिंग तो नहीं होती, लेकिन आपने टीम को कैसे जो है एक साथ रखना है, यूनाइटेड रखना है आपने टीम को, आपने कैसे एनवायरनमेंट रखना है टीम का, और जो आजकल की जो मॉडर्न डे क्रिकेट की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपने अपने प्लेयर्स को लेके प्लान देना है, एग्जीक्यूट करवाना है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं मेरे ख्याल से कि ये बड़े जो एक्सपर्ट कोचेज़ हैं, और उम्मीद करता हूँ कि इनकी जो कोचिंग है वो पाकिस्तान के लिए काफ़ी बेहतर होगी। वी आर होपफुल फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच मुबीन साहब, बहुत शुक्रिया हमने ज्वाइन किया। क्रिकेट के ऊपर तज्जिया दे रहे थे, हमने ब्रेक लेनी है, हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद वापस आ गए जनाब। अब आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हम दिखाने वाले हैं। लाहौर के अंदर पहली बार दरियाए रावी में एक जीप रैली हुई है। इस रैली के हवाले से भी हमने आपको बताना है, क्योंकि ऑब्वियसली पहले हम थारी अन्य इलाकों में जीप रैलीज देखते हैं। दरियाए रावी के अंदर इस तरह का स्पोर्ट होना, और इस रैली के अंदर कौन कौन शामिल हुआ था, ट्रैक कितना था, कितनी कैटेगरीज थी, इसकी सारी डिटेल्स हम आपको भी आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाने वाले हैं। आप देखें और एंजॉय करें। 3, 2, 1, go! लाहौर में पहली दफ़ा जीप रैली का इनेकाद करवाया जा रहा है, और ये जीप रैली अगर हम बात कर लें किसकी जानिब से करवाई जा रही है, तो ये जीप रैली TDCP और इसके साथ साथ रूडा के जो रावी अर्बन का इदारा है उसकी जानिब से इसका इनेकाद करवाया जा रहा है। मैं इस वक्त दरियाए रावी के अंदर मौजूद हूँ, और दरियाए रावी के अंदर ही ट्रैक बनाया गया है, क्योंकि डेजर्ट का माहौल देना था जीप रैली के लिए। अभी भी चूँकि मैं जीप रैली के ट्रैक पर मौजूद हूँ, कैमरामैन से कहूँगी कि थोड़ा सा पैन करके दिखाएँ ताकि पता चल सके कि गाड़ियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं, और
जो निकलने के लिए गाड़ियाँ तैयार भी हैं। अगर हम रेसर्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 100 से ज़ायद पार्टिसिपेंट ने हिस्सा लिया हुआ है और इसके साथ साथ 33 किलोमीटर का जो ट्रैक है वो यहाँ पर बनाया गया है। शुरका की एक बड़ी तादाद हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है जो कि एंजॉय भी कर रही है, क्योंकि बहुत सारे पार्टिसिपेंट ऐसे होते हैं जो कि सहरा में नहीं जा सकते, बलूचिस्तान के इलाकों में नहीं जा सकते और वहाँ जाकर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे ही लोग आज इस जीप रैली में कर रहे हैं। कैमरामैन से कहूँगी कि गाड़ी जो है वो निकल चुकी है और अपने काफिले का जो एक रवां दवा है रास्ता उसकी तरफ गामजन है, क्योंकि डस्ट बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, क्योंकि अगर हम डेजर्ट की बात करें तो डेजर्ट वाला एक माहौल बनाया गया है। लेकिन क्या करें, साथ साथ आप लोगों को अपडेट भी करना है, इस धूल मट्टी से भी बचना है, तो साथ साथ आपको दिखा रहे हैं कि ये जो जीप रैली है इसका इनकाद किस तरह करवाया जा रहा है। इसके साथ साथ अगर हम बात कर लेते हैं इस ट्रैक पे ही चलते हैं वापस, चूँकि ये ट्रैक भी आपको साथ साथ दिखाना है। मट्टी बहुत ज़्यादा गर्म है यहाँ पर। जब भी आप किसी जीप रैली में जाएँ तो ख़ुद को कवर करके जाएँ, मास्क का इस्तेमाल करें। ट्रैक थोड़ा सा दिखा देते हैं कि किस तरह का ये ट्रैक बनाया गया है। चूँकि सुबह से ही ये जीप रैली का जो इनकाद है वो किया जा रहा है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम तक इसका जो इनकाद है वो करवाया गया है और मुख्तलिफ पार्टिसिपेंट्स हैं जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। एक गाड़ी निकलने को यहाँ तैयार है। शायकीन एक बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ शायकीन यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर लेते हैं कि उनको कैसा लग रहा है, क्योंकि लाहौर में पहली दफ़ा इस तरह का जो इवेंट है उसका इनकाद करवाया गया है। अस्सलाम वालेकुम जी, कहाँ से आए हैं? हम सरगोदा से। सरगोदा से सिर्फ जीप रैली देखने आए हैं, पार्टिसिपेंट भी? नहीं, पार्टिसिपेंट नहीं है, सिर्फ देखने के लिए आए हैं। इतना ज़्यादा क्रेज़ कि आपने सोचा कि लाहौर जाते हैं सरगोदा से और फिर ये देखते हैं? जी, इसका शौक़ है तो हम चोलिस्तान भी जाके देखते हैं, लाहौर भी देखने के लिए आए हैं। जहाँ भी जीप रैली होती है वहाँ देखने के लिए जाते हैं। ये बताइएगा कि किसके साथ आए हैं? हम कज़न्स वगैरह आए हैं सब इकट्ठे। आपने सोचा कि आज छुट्टी का रोज़ है तो चले जाते हैं? छुट्टी ना भी होती फिर भी छुट्टी लेके आ जाते। छुट्टी लेके आ जाते। और कितने लोग आए हैं टोटल, कितने लोग? हम तकरीबन 10-11 लोग। 10-11 लोग आए हैं। कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अभी चूँकि गाड़ी के निकलने का भी टाइम हो गया, जीप के निकलने का टाइम हो रहा है। आप बताइएगा कि आप कहाँ से आए हैं? मैं भाई के साथ हूँ, सरगोदा से ही। आप भी सरगोदा से हैं? एक ही ग्रुप है सारा? जी, एक ही ग्रुप है। आपको भी क्रेज़ है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों का शौक होता है कि बैट बॉल खेला जाए, छुट्टी वाले दिन एंजॉय किया जाए, तो आप तो लाहौर पहुँच गए। एंजॉय कर रहे हैं इतनी गर्मी में। गर्मी, जब आपको शौक होना चाहिए किसी भी चीज़ का, गर्मी मैटर नहीं करती है। अगर आप गेम कोई भी ले लेना, उसमें गर्मी मैटर ही नहीं करती। बस आपका जुनून है, शौक है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। शौक है, जुनून है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अभी हम थोड़ा सा आपको कैंप की तरफ लेके जाते हैं, वहाँ पे भी दिखाते हैं कि कैंप की क्या सूरत हाल है। चूँकि यहाँ पर रेस्क्यू 1122 की जो गाड़ियाँ हैं वो भी मौजूद है, ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से निपटा जाए। अगर कोई हो जाता है, अल्लाह ना करे कि ऐसा कोई वाक़या हो। जी बिल्कुल, इस रैली में 100 से शायद जो पार्टिसिपेंट हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। मेरे साथ अभी एक फेमस रेसर जीप रैली के मौजूद हैं, साहबजादा सुल्तान साहब। उन्हीं से बात करते हैं और पूछते हैं कि इतनी रैलियाँ उन्होंने हिस्सा लिया है उसमें, तो कैसा लग रहा है आज, चूँकि लाहौर में पहली दफ़ा ऐसी जीप रैली का इनकाद होने जा रहा है। सर बताइएगा, बहुत फेमस हैं आप और फिर उसके अलावा आपने मुख्तलिफ जो रैलीज़ हैं उनमें पार्टिसिपेट भी किया है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप इस इवेंट को कवर करें। और ये लाहौर के करीब रैली वाक़या है और हम बड़े खुश हैं इसमें पार्टिसिपेट करके। बहुत सीनिक ट्रैक है, दरिया रावी के किनारे के ऊपर है और लाहौर शहर के करीब है, तो जो लोग डेजर्ट में नहीं जा सकते उनको यहाँ मौका मिल रहा है कि वो आके ट्रैक देखें। और बड़े अच्छे अच्छे रेसर आए हुए हैं, बड़ी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ आई हुई हैं। पूरे मुल्क के तमाम तकरीबन रेसर्स जो नेशनल लेवल के हैं वो सब आए हुए हैं। सिर्फ हमारे जो लेजेंड हैं मोटर स्पोर्ट के नादिर मक्सी साहब, वो अपनी ज़ाती मसरूफियात की वजह से वो तशरीफ़ नहीं ला सके। हम सब उनको बड़ा मिस कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा कैसा कदम है गवर्नमेंट की जानिब से, एक अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि बहुत सारे जो रेसर्स होते हैं वो नहीं जा सकते हैं चोलिस्तान या डिफरेंट जहाँ पे इस तरह की रैलीज़ का इनकाद किया जाता है, तो क्या कहेंगे इस पर? बहुत अच्छी चीज़ है जी। और मैं समझता हूँ कि इस तरह के इवेंट्स के होने से न सिर्फ यंग जनरेशन को एक अच्छा मौका मिलेगा कि वो आके यहाँ पे रैली को देख सकें और इनसे इंस्पायर हों और ख़ुद वो गाड़ियाँ बना के आएँ, बल्कि स्पेक्टेटर्स के लिए बड़ा अच्छा है। और पंजाब हुकूमत को, डिवीज़नल एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ एक कामयाब इवेंट की।
थैंक यू सो मच। इनकी गुफ्तगू आपने सुन ली है और ये भी क्योंकि पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इनका यही कहना है कि इस तरह की रैलीज़ का इनेकाद होते रहना चाहिए ताकि जो यंगस्टर्स हैं उनको आगे जाने का मौका मिल सके। आगे जाके और भी आपको दिखाते हैं कि और क्या कुछ हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि डेजर्ट वाला हिसाब है, मट्टी बहुत ज़्यादा है, धूप बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या करें, शौक़ भी पूरे करने हैं, तो लिहाजा आगे जाके तमाम जो चीज़ें हैं वो आपको दिखाते हैं, तो हमारे साथ रहें। आइए। रावी क्रॉस रैली जो है उसका जो रजिस्ट्रेशन थी वो गुज़श्ता रोज़ कर दी गई और आज उनके पार्टिसिपेंट आ रहे हैं उस रैली में हिस्सा ले रहे हैं। अभी भी मैं एक कैंप के अंदर मौजूद हूँ जहाँ तमाम जो चीज़ें हैं, तमाम रिकॉर्ड है, कितने मिनट पे कौन सी जीप निकली और कितने मिनट में वो अपने मंजिल पर पहुँची है, वो सारा रिकॉर्ड लिखा जा रहा है। तो इन्हीं से बात करते हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, नोट कर रहे हैं इन चीज़ों को, उन्हीं से बात करते हैं और पूछते हैं क्या कहते हैं। सर ये बताइएगा क्या नोट किया जा रहा है और कैसे कैसे पार्टिसिपेंट हिस्सा ले सकते हैं? जी, जो हमारी रजिस्ट्रेशन है वो तो लास्ट जो हमारी डेज में कंप्लीट हो गई थी। आज जो है हमारी ये स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ से और तकरीबन 30 किलोमीटर्स के बाद जो है इसकी फिनिशिंग पॉइंट है। तो इनका एक बाकायदा एक हमारी टाइम मैनेजमेंट एक सेल बैठा है जो इनको पूरा मॉनिटर कर रही है इनकी टाइमिंग को, और हम इधर इनका टाइम नोट कर रहे हैं कि कब ये लॉन्च हो रही है यहाँ से। ठीक है जी, बिल्कुल। तमाम जो चीज़ें हैं उनका रिकॉर्ड रखा जा रहा है बाकायदा तौर पे कि कौन सी रैली किस ट्रैक पर और कितने फासला उन्होंने तय किया। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो रिकॉर्ड का हिस्सा बनाई जा रही हैं। इसके साथ साथ अगर हम गर्मी की बात करें तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन शौक़ का कोई मोल नहीं होता। गर्मी हो सर्दी हो, आपने निकलना है घरों से बाहर और अपने शौक़ को पूरा करना है। तो लिहाजा आज भी जीप रैली में आकर लोग इंतहाई हमें खुश दिखाई दे रहे हैं और जो पार्टिसिपेंट हैं उससे भी ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। और लास्ट में मैं ये बताना चाहूँगी अरमला आपको कि जो पार्टिसिपेंट जीतेंगे शाम में उनमें इनामात भी तकसीम किए जाएंगे। ये बताया जा रहा है कि माइनर सी जो प्राइज़ है वो रखी गई है जीतने वालों के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, साथ साथ आपको अप्रिशिएट भी करना है। और तमाम जो लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो भी हमें काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। जी वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है और ऐसे में आपको बहुत दिनों बाद हम किचन में आए हैं। किचन में क्यों आए हैं जनाब? आपको पता है गर्मियाँ आ गई हैं और गर्मियों में वैसे इन जेनेरिक लोगों को बड़ा डिहाइड्रेशन का मसला होता है। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो ट्रैवल भी करते हैं, ऑफिस जाते हैं, गर्मी में काम करते हैं। तो ऐसे में जो डिहाइड्रेशन है उसको कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, पानी का इस्तेमाल कैसे होना चाहिए। और आपको पता है डिटॉक्स वाटर का कॉन्सेप्ट आजकल बहुत ज़्यादा है भी और लोग प्रेफर भी करते हैं। बहुत सारे, मैं जिम जाऊँ तो बहुत सारी ख़वातीनें बॉटल के अंदर कुछ ना कुछ वेजिटेबल्स फ्रूट्स डाले होते हैं और वो डिटॉक्स वाटर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कुछ कहते हैं जी अच्छा होता है, कुछ कहते हैं अच्छा नहीं होता, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस पे भी आज हम बात करेंगे। और इसके अलावा गर्मियों में हमें क्या खुराक होनी चाहिए। हमारे पास वाटरमेलन भी आ गया है, हमें वाटरमेलन यहाँ रख दें, आप इस पे से ये ट्रे उठा लें ताकि हम उस पर भी आपको तज्जिया देंगे कि क्या हो सकता है। अच्छा सॉरी, मैं ये पकड़ लेती हूँ क्योंकि हमारे पास फ्रेश वाटरमेलन भी आ गया। चलें जी, मैं अपने मेहमान का तारुफ करवा दूं। हमारे साथ जी रिजवाना समरीन साहिबा मौजूद हैं, शी इज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट, और आज ये हमें मुख्तलिफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के साथ डिटॉक्स वाटर का भी बताएंगी और डिहाइड्रेशन को कैसे कम करना है इस पर भी बात करेंगे। रिजवाना अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा रिजवाना, सबसे पहले तो गर्मियों में जो पानी की कमी होती है हमें उसके हवाले से बताएं कि ये ऑब्वियसली पसीना हो रहा है, स्वेटिंग हो रही होती है, लोग काम कर रहे होते हैं, एग्जॉशन भी ज़्यादा होती है। सो what do we should do बेसिकली कि इस डिहाइड्रेशन को हम कम करें? ओके, स्टार्टिंग विद द कॉजेज ऑफ डिहाइड्रेशन कि डिहाइड्रेशन होती क्यों है। इसकी दो मेन रीजंस हैं। नंबर वन इज स्वेटिंग, कि हमारी बॉडी में कॉन्टिन्यूसली प्रोसेसेस हो रहे हैं, स्वेटिंग हो रही है। एंड द सेकंड थिंग इज यूरिनेशन, जो कि रेगुलर बेसिस पे हो रही होती है। तो इन दो रीजंस की वजह से हमारी बॉडी में से रेगुलरली वाटर लॉस हो रहा होता है। ठीक है। और इसको जब तक हम रिप्लेस नहीं कर रहे होते, यानी कि जो वाटर हमारी बॉडी से निकल रहा है उसको रिप्लेस करने के लिए हम अपना वाटर इनटेक इनफ नहीं रख रहे, इस वजह से हमें डिहाइड्रेशन होती है। ठीक है। वैसे
वैसे डिहाइड्रेशन की बात करते हुए सॉरी माजरत के साथ मैं चाय पी रही हूँ और यहाँ डिटॉक्स वाटर बनाया जा रहा है, पर मेरा चाय के बगैर गुजारा नहीं है। चाय भी डिहाइड्रेशन कम कर सकती है? कुछ स्टडीज़ का कहना है कि चाय के अंदर कैफीन होती है जो लॉन्गर रन के अंदर हमारी बॉडी से मतलब एज अ डायूरेटिक इफेक्ट होता है चाय का, और इससे एक्सेसिवली जो है वो यूरिनेशन के थ्रू वाटर। अच्छा चलें ठीक है, फिर भी कहीं ना कहीं हमने इसको इनडायरेक्टली कनेक्ट कर लिया। आज आप हमें क्या बताने वाली हैं डिटॉक्स वाटर का? बेसिकली पहले हमें कॉन्सेप्ट बताइए, क्या है, इसका क्या फ़ायदा होता है, और ये जो मुख्तलिफ जगहों पे हम देख रहे हैं, इवन लोग घरों में भी बॉटल्स के अंदर इस तरह से फ्रूट्स वेजिटेबल्स डाल के कर रहे होते हैं। सो टेल अस अबाउट दैट। डिटॉक्स वाटर का कॉन्सेप्ट ये है कि डिटॉक्स वाटर को जो नाम दिया गया है डिटॉक्स, वो उसके पीछे ये कंसेप्ट है कि ये हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। ठीक है। और डिटॉक्स वाटर के दो और नाम भी हैं, जिसे हम इन्फ्यूज्ड वाटर या फ्लेवर्ड वाटर भी कहते हैं। यानी कि हम अपने पानी के अंदर ऐसी हर्ब्स, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स ऐड करते हैं जिनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू पानी में इन्फ्यूज़ हो जाती है या उनका फ्लेवर हमारे पानी के अंदर शामिल हो जाता है। ठीक है। और डिटॉक्स वाटर की बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, बहुत वेरियस टाइप्स अवेलेबल हैं। इंटरनेट पे भी आपको डिफरेंट सोर्सेज मिलेंगे, डिफरेंट न्यूट्रिशनिस्ट आपको रिकमेंडेशन दे रहे होते हैं। ठीक है। तो डिटॉक्स वाटर को जिस भी तरह से बनाएं वो तरीका सही है। ठीक है। क्योंकि जो भी हम चीज़ उसके अंदर ऐड करेंगे, जो भी इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू हमारे पानी के अंदर शामिल हो जाएगी एक्सेप्ट कैलोरीज। हम ये नहीं कह सकते कि अगर हमने खीरा पानी में डाल दिया तो पानी के अंदर जो है वो कैलोरीज इंक्रीज हो गई हैं, या हमने वाटरमेलन पानी में डाला तो वाटरमेलन की कैलोरीज पानी में आ गई। कैलोरीज नहीं आएंगी, लेकिन विटामिन्स, मिनरल्स और जो हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो पानी के अंदर शामिल हो जाएंगे, और इन रिटर्न वो हमारी बॉडी को बेनिफिशियल इफेक्ट देंगे। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, ये जो हम डिटॉक्स वाटर तैयार करते हैं इसकी लाइफ कितनी होती है, या आपको कितनी देर इस्तेमाल कर सकते हैं आप? आइडियली डिटॉक्स वाटर 24 आवर्स के अंदर यूज़ कर लेना चाहिए। ठीक है। आइडियली लाइक अगर आप नेक्स्ट डे यूज़ करना चाहते हैं तो आप रात में अपना डिटॉक्स वाटर बना के रेफ्रिजरेट कर लें और नेक्स्ट डे के अंदर आप यूज़ कर लें। लेकिन इस तरह से नहीं कहा जा सकता कि आप गैलन्स ऑफ डिटॉक्स वाटर बना के रख लें, देन आप उसे ओवर द वीक यूज़ करते रहें। इस तरह से नहीं होता, ये फ्रेश बनाना पड़ता है आपको, क्योंकि विटामिन्स और मिनरल्स जो है उनकी बेनिफिशियल इफेक्ट लूज हो जाता है, लाइफ होती है, जाहिर है। अच्छा, अभी हम क्या बनाने वाले हैं ये बताएं। अभी हम बनाने वाले हैं, हम दो तरह से जो है वो डिटॉक्स वाटर बनाने वाले हैं। ठीक है। नंबर 1 इज़ द टिपिकल रेसिपी जो कि नॉर्मली यूज़ हो रही होती है, जिसके अंदर हम क्यूकम्बर यूज़ कर रहे होते हैं, इसके अंदर हम मिंट यूज़ कर रहे होते हैं, लेमन यूज़ कर रहे होते हैं, और ये एक बहुत ही कॉमनली यूज रेसिपी है। और इसके साथ साथ मैं आपको बेनिफिशियल इफेक्ट्स बताती जाती हूँ कि किस तरह से। फॉर एग्जांपल, अगर हम खीरे डाल रहे हैं, 1 लीटर पानी है हमारे पास, तो इसके अंदर हम 1 खीरा स्लाइस्ड ऐड कर देंगे। ठीक है। इसी तरह से एक हमारे पास लेमन है, हम स्लाइस्ड लेमन ऐड कर देंगे। ओके, ठीक है। और इसके साथ हम इसके अंदर थोड़ा सा मिंट ऐड कर देंगे। ओके। इसको आप बॉटल में, हम जग में इसलिए बना रहे हैं क्योंकि कन्वीनियंस इसी में, अदरवाइज आप इसको जिस बॉटल में आप पीते हैं उसमें भी बना लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। यही मैं कहने वाली थी कि अगर हम घर पे यूज़ कर रहे हैं तो हम इजीली इसे किसी भी कंटेनर में, किसी भी चीज़ में जो हमारे लिए कन्वीनियंट है उसके अंदर बना के रख सकते हैं। लेकिन अगर आप वर्किंग हैं या आपको ट्रैवल करना है या घर से बाहर लेके जाना है, तो आपकी जो भी आपका टम्बलर है, सिपर है, बॉटल है, आप उसके अंदर ईजिली ये इंग्रेडिएंट्स चाहे इससे भी छोटे स्लाइसेस में ऐड करके तो आप ये बना सकते हैं और इसके साथ ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक हो गया। और ये वाटरमेलन का अब हम क्या करेंगे? वाटरमेलन के लिए हमारे पास एक और जग हमारे पास पड़ा हुआ है, एक और जग ले लेते हैं। जग दे देते हैं। साथ साथ में आपको कुछ, ये जग है हमारे पास, इसमें ये पानी है, हम इसमें पानी ऐड करेंगे और ताकि वाटरमेलन का भी हमें आइडिया हो जाए। थैंक यू सो मच। ठीक है जी, सॉरी। अब इसी तरह से हम वाटरमेलन एंड मिंट इन्फ्यूज डिटॉक्स वाटर बनाने वाले हैं, जिसके अंदर हम कितना वाटरमेलन ऐड करेंगे? वाटरमेलन की सर्विंग दैट इज़ 120 ग्राम। ओके। तो अराउंड 1 कप मैक्सिमम, इससे ज़्यादा सर्विंग नहीं होगी। ओके, ये ऐड कर लें और इसके साथ भी हम मिंट ऐड कर रहे होंगे। ठीक हो गया। मिंट और वाटरमेलन ऐड करें और ये भी आप पानी। जी। अच्छा, वैसे वाटरमेलन के अंदर इटसेल्फ बहुत सारा वाटर कंटेंट होता है। अगर आप गर्मियों के अंदर वाटरमेलन खाते हैं तो उसकी मेरे ख्याल से बड़ी इफादियत होती है। जी, वाटरमेलन के अंदर 92% वाटर कंटेंट होता है, लेकिन चूंकि हम बहुत ज़्यादा वाटरमेलन कंज्यूम नहीं कर पा रहे होते ना, फ्रूट की भी एक रिकमेंडेशन है, दूसरा फाइबर भी होता है फ्रूट्स में, तो स्टमक फुल हो जाता है, इसलिए हम अपने वाटरमेलन की न्यूट्रिशन जो है वो पानी में ऐड करेंगे। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, वाटरमेलन के अंदर पोटेशियम होता है। अच्छा। जो कि हमारी किडनीज़ की फंक्शनिंग को बेहतर करता है और हमारी किडनीज़ के थ्रू टॉक्सिन्स जल्दी रिमूव करता है। अच्छा। और इसी तरह जो डिटॉक्स वाटर हमने पहले बनाया था क्यूकम्बर और मिंट के साथ, क्यूकम्बर के अंदर विटामिन ए प्रेजेंट है,
मिंट के अंदर विटामिन ए प्रेजेंट है, इसके अलावा लेमन के अंदर विटामिन सी प्रेजेंट होता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे लिवर को सपोर्ट कर रही होती हैं कि लिवर और किडनीज 2 बॉडी ऑर्गन्स हैं जो कि हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव कर रहे होते हैं। तो ये दोनों ऐसी स्ट्रॉन्ग रेसिपीज हैं। राइट टाइम, अगर अब आप सुबह उठे हैं, नहाए मुंह, नॉर्मली लोग प्रेफर करते हैं जी कॉफ़ी पी लें, चाय पी लें, कहवा पी लें, हम ये डिटॉक्स वाटर सुबह सुबह ले सकते हैं नहाए मुंह? जी बिल्कुल ले सकते हैं। डिटॉक्स वाटर यूज़ करने के लिए कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, ये आप थ्रू आउट द डे जितना चाहें, जितना मर्जी चाहें ले सकते हैं। एज आई मेंशन्ड अर्लियर कि इसके अंदर सिर्फ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, इसके अंदर कोई भी कैलोरीज प्रेजेंट नहीं है। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। अच्छा, नॉर्मली फ्रूट्स का इस्तेमाल लोग, जैसे वाटरमेलन की हम बात करें, लोग सुबह नाश्ते में करते हैं, बहुत सारे लोग सुबह सुबह उठ के फ्रूट्स खाते हैं। सो इसकी अफादियत क्या सुबह सुबह खाली पेट फ्रूट्स खाना इज़ राइट? और गर्मियों के अंदर स्पेसिफिकली कौन से जो सीजनल फ्रूट्स के अलावा आप रिकमेंड करेंगी जिनका डिटॉक्स वाटर या वाटरमेलन के अलावा भी इस्तेमाल किया जा सकता है, या उनको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें तो आपकी जो डिहाइड्रेशन है वो थोड़ी कम हो? गर्मियों के अंदर हमारी वाटरमेलन फैमिली, जिसके अंदर मेलन्स आ जाते हैं, मस्क मेलन जिसे हम गर्मा या सर्दा कह रहे होते हैं, ये सारी वो फ्रूट फैमिली है जिसके अंदर वाटर कंटेंट 90 to 95% होता है। ठीक है। तो इन सब का इस्तेमाल हमारे लिए बेनिफिशियल है। इसके अलावा बहुत सारे फ्रूट्स हैं, तकरीबन हर तरह के फ्रूट्स जो है वो यूज़ हो सकते हैं। लाइक आप बेरीज इन्फ्यूज डिटॉक्स वाटर बना सकते हैं जिसमें आप स्ट्रॉबेरीज भी ऐड कर सकते हैं, रासबेरीज, ब्लूबेरीज, एज पर द अवेलेबिलिटी आप उसका जो है वो डिटॉक्स वाटर बना सकते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो फ्रोज़न फ्रूट्स का भी इस्तेमाल करते हैं, मतलब स्ट्रॉबेरी का सीज़न नहीं है तो लोगों ने फ्रीज़ की होती हैं, या मार्केट में भी फ्रोज़न अवेलेबल होती हैं। इसी तरह मैंगोज़ हैं, पाइनएप्पल्स हैं, क्या वो सही होते हैं या उनमें प्रिजर्वेटिव्स की वजह से उसकी अफादियत ख़त्म हो जाती है? अब इसमें डिफरेंस है। लाइक अगर हम घर के अंदर फ्रूट फ्रीज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम डायरेक्टली फ्रूट को धो के स्लाइस करके या उसी तरह उसी फॉर्म में उसे हम रेफ्रिजरेट कर लेते हैं। ठीक है। हम उसके अंदर कोई भी प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं कर रहे होते, तो उसका यूज़ लेटर ऑन हमारी सेहत के लिए अच्छा है। हम ये नहीं कह सकते कि हार्मफुल है। ऑब्वियसली आप उसको 6 महीने तक, 8 महीने तक स्टोर ना करें। कोशिश करें कि अगर आपने कोई फ्रूट फ्रीज़ किया है तो आप उसे 1 से 1.5 महीने में, मैक्सिमम 2 महीने के अंदर यूज़ कर लें। अब बात करते हैं मार्केट में मिलने वाले फ्रूट्स की। तो जो मार्केट में फ्रूट्स मिलते हैं, आपने नोटिस किया होगा कि पाइनएप्पल कैन्स अगर आ रहे होते हैं तो उसमें शुगर सिरप होता है। एग्जैक्टली। तो जितने भी फ्रूट्स हैं जो कैन्स में अवेलेबल होते हैं वो सारे शुगर सिरप के अंदर प्रिजर्व किए गए होते हैं, जिसकी वजह से उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू एक तो ख़त्म हो रही होती है, सेकेंडली उसके अंदर कैलोरीज और शुगर कॉन्टेंट बहुत ज़्यादा होता है। इवन दो अगर आप उसका सिरप रिमूव करके फ्रूट यूज़ कर रहे हो, फिर भी इतने लॉन्गर टर्म के अंदर शुगर सिरप के अंदर वो डूबा हुआ पड़ा हुआ होता है, तो आप सोच सकते हैं कि उसकी क्वालिटी कितनी खराब है। एग्जैक्टली। थैंक यू वेरी मच रिजवाना समीन, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। डिटॉक्स वाटर के हवाले से आज हमने आपको बताया आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ईजी है, आप इसको घर पे बना सकते हैं और आप पिए इसको, क्योंकि ऑब्वियसली डिहाइड्रेशन होती है बहुत सारे लोगों को गर्मियों के अंदर। ये तो था जी हमारा किचन काउंटर और किचन सेगमेंट, जिसके अंदर हमने आपको एक रेसिपी बताई है और जो भी इसकी अफादियत है, न्यूट्रिशनल वैल्यू, उसके हवाले से बताया। उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।